आज की कहानी एक शख्स की है, ली, जो एक नामी आईटी कंपनी में काम करता है। वह वहाँ एक सीनियर पोजीशन पर है और जिंदगी की हर वो चीज उसके पास है जो एक आम इंसान सपने में सोचता है। अच्छी सैलरी, बड़ा घर, खुशहाल परिवार और एक खूबसूरत पत्नी, मैरी। ली और मैरी की शादी को 15 साल हो चुके हैं और उनकी एक प्यारी सी बेटी है, जेम। ये तीनों एक बड़े और आलीशान अपार्टमेंट में रहते हैं। लेकिन ली चाहता है कि वो इस भाग दौड़ से दूर किसी छोटे और शांत घर में जिंदगी बिताए। हालांकि उसके पिता को यह फैसला मंजूर नहीं। हर दिन की तरह इस दिन की शुरुआत भी एक आम सुबह से होती है। पूरा परिवार साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करता है और फिर ली अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। शहर की भीड़भाड़ और ट्रैफिक को पार करते हुए वह अपने काम पर पहुंचता है, जहां वह अपनी टीम के साथ मिलकर एक अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। सब कुछ पहले जैसा ही लगता है, एक रूटीन, एक नॉर्मल सी दिनचर्या। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज की सुबह उसके लिए एक बड़ा मोड़ लेकर आई है। ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई जाती है, कॉन्फ्रेंस रूम में। ली सोचता है कि ये एक साधारण मीटिंग होगी, जैसा कि अक्सर होता है। लेकिन जैसे ही कंपनी की सीईओ बोलना शुरू करती है, उसे एक ऐसा झटका लगता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सीईओ सीधे कहती है कि ली को अब नौकरी से निकाला जा रहा है। ली पूरी तरह से सन्न रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब वह इसका कारण पूछता है तो उसे जवाब मिलता है, क्योंकि अब तुम 40 की उम्र पार कर चुके हो। कंपनी के अनुसार अब ली उनके लिए ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहा और ना ही वह कम सैलरी पर काम करने को तैयार होगा, जैसा कि युवा कर्मचारी करते हैं। और चूंकि ली एक ऊंची पोस्ट पर था, उसकी सैलरी भी काफी ज्यादा थी। कंपनी अब उसकी जगह एक युवा कैंडिडेट को रखेगी, वो भी आधी सैलरी पर। ली के लिए यह सुनना बहुत तकलीफदेह होता है। उसने इस कंपनी को अपनी जिंदगी के 15 साल दिए थे। दिन रात मेहनत की, ओवर टाइम किया, अपना खून पसीना झोंक दिया और बदले में उसे एक दिन अचानक बिना किसी चेतावनी के निकाल दिया गया। उस पल ली का दिल टूट जाता है। वो बस खड़ा रह जाता है, हक्का बक्का, और उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी मेहनत धुंध में खो जाती है। ली, जिसे अचानक नौकरी से निकाल दिया गया था, धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश करता है। वो कंपनी से कहता है कि नियमों के अनुसार उसे 7 लाख वॉन का कंपनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी उसे साफ शब्दों में कहती है कि वे सिर्फ 3 लाख वॉन देने को तैयार हैं। यह सुनकर ली नाराज हो जाता है और उन्हें लीगल एक्शन की धमकी देता है, मगर कंपनी बेफिक्री से जवाब देती है, कर लो केस, लेकिन हम इसे सालों तक खींचेंगे और परेशान सिर्फ तुम ही होगे। ये सुनकर ली को समझ आ जाता है कि उसके पास लड़ने की ताकत और विकल्प दोनों नहीं है। वह चुपचाप अपना सामान समेटता है और ऑफिस से बाहर निकल जाता है। मेट्रो से घर लौटते वक्त उसकी आंखों में एक ही बात घूम रही होती है। एक पल में उसकी पहचान, इज्जत और करियर सब कुछ जैसे खत्म हो गया हो। जब ली घर पहुंचता है तो वह अपने पेरेंट्स या पत्नी मैरी को कुछ नहीं बताता। वह नहीं चाहता कि कोई परेशान हो। अगले कुछ दिन वह अपने लैपटॉप के सामने बैठा बैठा नई नौकरियों के लिए लगातार अप्लाई करता रहता है, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं आता। घर का माहौल भी धीरे धीरे बोझिल होने लगता है। कभी जो ली अपने परिवार के लिए हीरो था, वही अब आर्थिक तंगी और बेरोजगारी का शिकार है। फ्रिज खाली होने लगता है, बैंक की ईएमआई पेंडिंग में चली जाती है और जिंदगी जैसे थम सी जाती है। कई कंपनियों में इंटरव्यू देने के बावजूद उम्र अब उसके लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। ली की हालत देखकर उसके पिता को आखिरकार सच्चाई पता चल जाती है। वो गुस्से में आकर ली पर चिल्लाते हैं, बिना नौकरी के तू ये घर कैसे चलाएगा? ईएमआई, बच्चों की फीस, खर्चे सब कैसे मैनेज करेगा? ली उन्हें आश्वासन देता है कि वह कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेगा, लेकिन पिता का गुस्सा कम नहीं होता। ली चुपचाप उनके हर ताने को सुनता है। 1 महीना बीत जाता है और ली अभी भी बेरोजगार है। इस दौरान वह एक स्कैमर के झांसे में आ जाता है, जिसे उसने 5000 वॉन दिए थे नौकरी दिलवाने के लिए, लेकिन वो शख्स पैसे लेकर भाग जाता है। कई दिनों की तलाश के बाद ली उसे पकड़ लेता है। स्कैमर ली से कहता है कि वह उसके पैसे वापस कर देगा, लेकिन झूठ बोलकर फिर भाग जाता है। ली उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी भारी बॉडी के चलते वह फुर्तीले स्कैमर को पकड़ नहीं पाता। जाते जाते स्कैमर हंसते हुए ताना मारता है, तुम जैसे लोगों के लिए तो बस झाड़ू लगाने की नौकरी है। ली की परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। तभी उसे हॉस्पिटल से एक कॉल आता है। उसके पिता रास्ते में बेहोश हो गए थे और उन्हें अस्पताल लाया गया है। ली तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि इलाज का बिल 3 लाख वॉन है। वह हॉस्पिटल स्टाफ से मोलभाव करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां कोई नरमी नहीं दिखाई जाती। आखिरकार ली ने अपनी पुरानी कंपनी से मिलने वाले कंपनसेशन 3 लाख वॉन
को स्वीकार कर लिया ताकि वह अपने पिता का इलाज करवा सके। इस कठिन दौर में भी उसने अपनी पत्नी मैरी से कुछ नहीं कहा, लेकिन सच ज्यादा दिन छिपा नहीं रह सका। जब मैरी को सच्चाई पता चलती है तो वह गुस्से में ली से पूछती है, तुमने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? वो नाराज थी, लेकिन नौकरी जाने से नहीं, बल्कि इस बात से कि ली ने उस पर भरोसा नहीं किया। ली माफी मांगता है और कहता है कि वह नहीं चाहता था कि मैरी परेशान हो, लेकिन मैरी इस मुश्किल वक्त में ली का साथ नहीं छोड़ती। वह उसे गले लगाकर कहती है, हमने शादी की है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, हम मिलकर इस दौर को पार कर लेंगे। ये सुनकर ली की आंखें भर आती हैं। अगले दिन भी ली नौकरी की तलाश में एक पार्क में बैठा होता है और तभी उसके पास एक अजनबी लड़का आकर बैठता है जो शायद उसकी कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। वो गर्व से बताता है कि उसने इस महीने 12,700 युवान कमाए हैं, यानी लगभग 2.5 लाख रुपए। ये सुनकर ली हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में उत्सुकता झलकती है और वो उस लड़के से पूछ बैठता है, क्या तुम सच कह रहे हो? उस लड़के का नाम स्टीवन होता है और वो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं फूड डिलीवरी का काम करता हूँ और मैंने यही करके ये पैसे कमाए हैं। ली कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, मेरी जॉब छिन गई है, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? स्टीवन उसकी आंखों में देखता है और कहता है, अगर तुम दिलचस्पी रखते हो तो कल ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें सब दिखा दूंगा। अगले दिन ली वक्त से पहले उस ऑफिस में पहुंच जाता है। वहां उसे ढेर सारे डिलीवरी बॉयज दिखते हैं जो अपने अपने कुरियर तैयार कर रहे होते हैं। एक फील्ड मैनेजर जिसका नाम बिली होता है सबको मोटिवेशनल टॉक दे रहा होता है। वो कहता है, हमारी कंपनी के लिए सबसे जरूरी है ग्राहक की संतुष्टि। चाहे हालात कैसे भी हों, चेहरे पर मुस्कान और ऑर्डर की सेफ डिलीवरी हमारी पहचान है। ली थोड़ा घबराया होता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बिली से पूछता है, क्या मैं इस काम को ज्वाइन कर सकता हूँ? शुरुआत में बिली को ली पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि उसकी उम्र इस काम के लायक नहीं है और शायद वो जल्द पैसे कमाने के चक्कर में ये कदम उठा रहा है। लेकिन ली उसे विश्वास दिलाता है, मैं पूरी मेहनत करूंगा, बस एक मौका चाहिए। ली की ईमानदारी देखकर बिली मान जाता है और एक लड़की को उसकी ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। ट्रेनिंग में ली को सिखाया जाता है कि ऑर्डर कहाँ से पिक करना है, कहाँ डिलीवर करना है और बाइक कैसे चलानी है। जब ये सब सीखने के बाद उसका पहला दिन शुरू होता है तो हकीकत बहुत कठिन होती है। ली को रास्ते याद नहीं होते, डिलीवरी में देर होती है, कई जगहों पर सिक्योरिटी उसे अंदर नहीं जाने देती और वो सीढ़ियों से चढ़कर या लंबी दूरी पैदल चलकर ऑर्डर पहुंचाता है। नतीजा ये होता है कि कस्टमर से उसे खराब रेटिंग मिलती है। पूरा दिन काम करने के बाद जब ली थका हारा घर लौटता है, उसके पैरों में छाले पड़ चुके होते हैं। पहली बार उसने ऐसा फिजिकल काम किया था और उसने सच में अपना सब कुछ लगा दिया था। मैरी उसे इस हालत में देखती है और कहती है, कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो ली, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ली थके स्वर में जवाब देता है, मैंने सैकड़ों कंपनियों में रिज्यूमे भेजे हैं, कहीं से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मैंने ठान लिया है कि मैं इसी में सुधार करूंगा, रोज थोड़ा बेहतर बनूंगा। लेकिन अगले ही दिन जब उसकी रेटिंग कम होती है तो वो जल्दबाजी में ट्रैफिक लाइट तोड़ देता है और उसका 200 युआन का चालान कट जाता है। साथ ही नो पार्किंग में बाइक लगाने पर और एक और फाइन लग जाता है। ऊपर से कस्टमर रेटिंग्स भी खराब आने लगती हैं, जिससे उसे ना तो टिप मिलती है और ना ही कंपनी का कोई बोनस। एक दिन वो थक हार कर अपने साथियों से कहता है, मैंने ये बाइक रेंट पर ली है, 500 युआन महीना देना होता है, कपड़े और हेलमेट भी अपने पैसों से खरीदे, लेकिन अब तक इस काम से मेरे बेसिक खर्चे भी नहीं निकल पा रहे। दिन भर भाग दौड़ करने के बावजूद ली के पास खुद के लिए खाना खाने तक का वक्त नहीं बचता। क्योंकि उसकी रेटिंग कम होती है, उसे हर ऑर्डर उठाना पड़ता है, चाहे दूरी कितनी भी हो। ली को महसूस होता है कि वो जितनी मेहनत कर रहा है उसका कोई फल नहीं मिल रहा। हर दिन की तरह आज भी वो सोच में डूबा है, क्या यही उसकी जिंदगी रह गई है? क्या इस भाग दौड़ का कोई अंत है? ली अब बेहद निराश हो चुका था। लगातार घटती रेटिंग्स, कमाई का न होना और शरीर की थकावट ने उसे तोड़कर रख दिया था। इसी हालात में वो फिर से स्टीफन के पास जाता है, वही लड़का जिसने उसे ये डिलीवरी वाली जॉब दिलाई थी। ली उसे अपनी सारी परेशानियां बताता है, खराब रेटिंग्स, ट्रैफिक चालान, नो पार्किंग फाइन और ग्राहकों का बुरा व्यवहार। स्टीफन उसकी बातें ध्यान से सुनता है और फिर उसे सलाह देता है, अगर इस जॉब में टिके रहना है तो उसे और तेज डिलीवरी करनी होगी। उसके मुताबिक शहर में खुद के शॉर्टकट्स खोजो ताकि समय बचे। साथ ही कस्टमर से अच्छा व्यवहार जरूरी है, वरना रेटिंग्स और गिर जाएंगी। अगले दिन ली ने स्टीफन की बातों को गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि आज वह अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करेगा। उसने छोटी गलियों, गुप्त रास्तों और बैक स्ट्रीट्स का सहारा लिया। वह हर अड़चन को पार करते हुए डिलीवरी करता रहा। ग्राहकों के रूखे रवैये के बावजूद वह मुस्कुराते हुए पेश आता रहा। वह खुद को बार बार याद दिलाता रहा कि वह यह सब अपने परिवार और बीमार पिता के लिए कर रहा है। लेकिन ली भी आखिर इंसान ही था और उसकी सहनशीलता की भी एक सीमा थी। उसी दिन
एक बदतमीज ग्राहक ने पहले उसे गलत पता भेजा, फिर घंटों इंतजार करवाकर नया पता बताया। जब ली आखिरकार वहां पहुंचा तो वह ग्राहक उस पर ही चिल्लाने लगा। ली ने शांति से कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ग्राहक ने धमकी दी, लगता है तुम्हें ये नौकरी पसंद नहीं, मैं तुम्हें 1 स्टार रेटिंग देने वाला हूँ। ली मजबूरी में चुप हो गया। ग्राहक ने उसका अपमान करते हुए कहा, अब मुझसे सॉरी बोल, नहीं तो मैं तुम्हारी रेटिंग और खराब कर दूंगा। ली ने कुछ सोचकर धीरे से सॉरी कहा। ग्राहक ने उसकी बेबसी का मजाक उड़ाया, तुम जैसे लोग जिंदगी भर सॉरी ही बोलते रहोगे, चल हट मेरी आंखों से। यह अपमान ली को भीतर तक तोड़ गया। लेकिन मुसीबतें यहीं नहीं रुकी। एक और ग्राहक ने उसे पैसे देकर एक ऑर्डर मंगवाया, लेकिन बाद में वह ऑर्डर कैंसिल कर दिया। उस आइटम के पैसे अब ली के ही काटे गए और साथ ही उसे उस प्रोडक्ट की भी कीमत चुकानी पड़ी। थक हार कर जब ली घर पहुंचा तो वहां एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। उसके पिता अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट चुके थे। जब उन्होंने देखा कि ली अब एक डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा है तो उन्हें गहरा झटका लगा। वह गुस्से में आग बबूला हो गए। ली के पिता ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया था अच्छे भविष्य के लिए, न कि ये काम करने के लिए। उन्होंने ली को खूब खरी खोटी सुनाई और नीचा दिखाया। उन्हें यह जानकर बेहद दुख हुआ कि उनका बेटा जो स्कूल में टॉपर हुआ करता था अब सड़कों पर भाग दौड़ करता फिर रहा है। ली ने बताया कि उसने कई जॉब्स के लिए कोशिश की, हजारों जगहों पर अपना रिज्यूमे भेजा, लेकिन कहीं से भी उसे काम नहीं मिला। फिर भी उसकी फैमिली उसकी मुश्किलों को समझ नहीं पाती थी और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस पर ली की पत्नी उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करती, लेकिन ली बहुत थका हुआ था और उसका सब्र टूट चुका था। आखिरकार वह अपने गुस्से को नहीं रोक पाया और फैमिली के सामने जोर से चिल्लाने लगा। उसने कहा कि उसने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और आज भी पूरी मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन किसी को उसकी फिक्र नहीं। वह बताता है कि वह कितनी मेहनत से पैसे कमाता है, फिर भी लोग उस पर चिल्लाते हैं जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ली आगे कहता है कि उसे अपने ऊपर पड़े कर्जों की चिंता है, ईएमआई भरनी है, घर के बिल्स देने हैं और बच्चे की स्कूल फीस भी भरनी है। इसके बावजूद वह जी जान लगाकर काम कर रहा है, लेकिन परिवार वाले केवल उससे ही चिल्ला रहे हैं। यहाँ से ली और उसके माता पिता के बीच तीखी बहस हो जाती है। ली गुस्से में यह तक कह देता है कि पिता के अस्पताल के बिलों की वजह से उसे यह नौकरी करनी पड़ रही है। ये सारी बातें घर के माहौल को तनावपूर्ण बना देती हैं। समय बीतता गया, लेकिन ली के पिता उसकी डिलीवरी जॉब को कभी मंजूरी नहीं देते। बावजूद इसके ली अपने काम को जारी रखता है। उसे पता था कि यह डिलीवरी का काम उसकी पढ़ाई के मुताबिक बड़ा काम नहीं है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में परिवार का सहारा बनने के लिए उसे अपनी मर्यादा पीछे छोड़नी पड़ रही थी। ली को मधुमेह की बीमारी थी, जिसे नियंत्रण में रखने के लिए उसे इंसुलिन इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। फिर भी वह थकावट और बीमारी के बावजूद काम करता रहा। एक दिन इतना दबाव और तनाव हो गया कि वह डिलीवरी करते समय सड़क पर बेहोश हो गया। जब उसकी तबीयत बिगड़ी और पिता को इसकी खबर मिली, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें पता चला कि ली कितनी मेहनत से परिवार के लिए काम कर रहा था, बिना किसी आराम के। इस पर ली के पिता ने उससे माफी मांगी कि उन्होंने उस पर चिल्लाया और कहा कि वे अब उसके इलाज के खर्चे पर बोझ नहीं डालना चाहते, क्योंकि वे नहीं चाहते कि ली उनके कारण और परेशान हो। उन्होंने कहा, काश मैंने पहले तुम्हारी बातें सुनी होती, बजाय बार बार डांटने के। ली की आंखों में आंसू आ गए जब उसके माता पिता की यह बात सुनने को मिली। उसके बाद ली के माता पिता ने यह भी बताया कि वे अपनी पुरानी दुकान फिर से खोल रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ आर्थिक मदद भी मिलेगी। लेकिन फिर भी ली की जॉब की हालत अभी भी बेहतर नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसकी परफॉर्मेंस अभी भी ठीक नहीं है। तब उसने अपने तरीके बदलने का फैसला किया और अपने सीनियर डिलीवरी बॉयज से बात करनी शुरू की। ली ने सबसे अनुभवी डिलीवरी बॉय डेनी से संपर्क किया, जो इलाके का टॉप परफॉर्मर था। डेनी ने साफ साफ बताया कि ली को अक्सर बेकार ऑर्डर इसलिए मिलते हैं क्योंकि उसकी रेटिंग खराब है। लोग उसे कम रेटिंग देते हैं, इसलिए उसे दूर दूर के ऑर्डर ही मिलते हैं। बेहतर डिलीवरी करने के लिए डेनी ने समझाया कि ली को शहर के सारे छोटे छोटे रास्ते खोजना होगा, वो रास्ते जिनका मैप में कोई जिक्र नहीं होता, बस उसे किसी भी तरह जल्दी से जल्दी ऑर्डर डिलीवर करने होंगे। डेनी ने ली को बताया कि केवल कस्टमर्स के साथ ही फ्रेंडली बिहेव करना काफी नहीं है, बल्कि उन लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना जरूरी है जहां से ऑर्डर आते हैं। अगर तुम उनके साथ अच्छे से पेश आओगे तो वे तुम्हारे ऑर्डर जल्दी से पैक करके तुम्हें सबसे पहले दे देंगे, लेकिन अगर तुम उनके साथ सही व्यवहार नहीं करोगे तो वे तुम्हारे ऑर्डर में जानबूझकर देरी करेंगे। डेनी ने यह भी कहा कि हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखो, चाहे कस्टमर कैसा भी हो। शांति और मुस्कान के साथ उनका सामना करना होगा। डेनी के इन महत्वपूर्ण सुझावों के बाद ली ने अपने काम करने का तरीका बदल दिया।
अब वह सबसे मुश्किल कस्टमर्स के साथ भी अच्छा व्यवहार करने लगा और शहर के छोटे छोटे शॉर्टकट रास्ते ढूंढकर जल्दी से जल्दी डिलीवरी करने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि उसे बेहतर रेटिंग मिलने लगी और उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी। साथ ही ली उन सभी शॉर्टकट्स को नोट करके अपनी खुद की एक ऐप बनाने का विचार करने लगा। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन ली ने देखा कि उसका साथी जॉन डिलीवरी के दौरान एक ट्रक से टकरा गया। जॉन घायल होकर भी उठकर डिलीवरी करने चला गया। ली ने उसे रोका और कहा कि वह उसकी डिलीवरी कर देगा, लेकिन जॉन हॉस्पिटल नहीं गया। वह केवल पट्टी लगवाकर वापस काम पर लौट गया। जॉन ने ली से कहा कि एक्सीडेंट उसकी फैमिली के भूखे रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसे काम पर जाना जरूरी है। डिलीवरी खत्म करने के बाद ली जॉन के घर गया, जो एक स्लम इलाके में था। ली को देखकर बड़ा झटका लगा जब उसने देखा कि जॉन के बच्चे को लुकेमिया है। जॉन ने बताया कि एक्सीडेंट उसके लिए बड़ी बात नहीं, क्योंकि वह अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे जुटा रहा है। उस दिन जॉन को उस कार वाले से 15,000 युआन मिले, जो बच्चे के 1 महीने के इलाज के लिए काफी थे। जॉन की पत्नी उसकी चोटें देखकर रो रही थी। ली ने जॉन से कहा कि वह अपनी डिलीवरी संभाल कर करे, क्योंकि अगर वह किसी दिन मर गया तो परिवार के लिए कोई नहीं होगा। यह सुनकर जॉन भावुक हो गया और रो पड़ा। ली उस दिन अपने घर लौट गया और उसने अपनी नोटबुक में लिखे सभी शॉर्टकट्स से एक ऐप बना ली, जिससे डिलीवरी जल्दी हो सके। अगले दिन ली ने उस ऐप को सभी डिलीवरी वालों के साथ साझा किया और कहा कि अब वे इस ऐप की मदद से शहर के सारे शॉर्टकट रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। यह देखकर बिली काफी प्रभावित हुआ और ली की तारीफ की कि उसने डिलीवरी वालों की मदद की और उनके काम को आसान बना दिया। लेकिन ली की बनाई ऐप में अभी भी कुछ खामियां थीं, क्योंकि कुछ रास्ते केवल डेनी को पता थे। डेनी 4 साल से इस काम में था और वह सबसे अनुभवी था। जब बाकी डिलीवरी वाले देखे कि डेनी नंबर 1 है, तो उन्हें जलन हुई और उन्होंने उससे गुस्सा किया कि वह अपने शॉर्टकट्स उनके साथ क्यों नहीं साझा करता। इस कारण वहां तनाव बढ़ गया और डिलीवरी वालों ने डेनी पर हमला कर दिया। बिली बीच बचाव करने आया, लेकिन डेनी बहुत टूट गया। उसने कहा कि उसकी गलती केवल इतनी है कि वह जल्दी डिलीवरी करता है, इसलिए लोग उससे नाखुश हैं। इसी दिन उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। यह देखकर ली को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने अपने काम के दौरान एक दोस्त खो दिया था। उस रात जब तेज बारिश हो रही थी, जिसने डेनी से मारपीट की थी, उसने डेनी से माफी मांगी। डेनी ने भी स्वीकार किया कि वह थोड़ा स्वार्थी हो गया था। इसके बाद डेनी ने अपनी कहानी बताई कि उसका छोटा भाई भी डिलीवरी करता था, लेकिन एक हादसे में उसकी एक टांग चली गई। इलाज में लगे खर्चों ने उसकी कॉलेज की फीस खत्म कर दी। तब से डेनी अपने भाई का ख्याल रख रहा था। डेनी ने ली को अपनी शॉर्टकट्स वाली डायरी दे दी और कहा कि उसे अपनी ऐप में यह सब डालना चाहिए ताकि सबका काम आसान हो और वे अच्छी कमाई कर सकें। अगले दिन जब ली डिलीवरी पर था, तो उसने अपनी पत्नी को दुकान में काम करते देखा। यह देखकर उसका दिल टूट गया, क्योंकि उसने वादा किया था कि अब उसकी पत्नी को काम नहीं करना पड़ेगा। ये सब सोचकर ली परेशान हो गया और इसी तनाव में उसका एक छोटा एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना की वजह से उसे काफी मुआवजा देना पड़ा, जो उसने अपने पिता के इलाज के लिए जमा किए थे। ली जब अपने घर पहुंचा तो वह बहुत उदास और परेशान था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया कि आज उसका जन्मदिन है। वह एक छोटा सा केक लेकर आई थी जो ली को देना था, लेकिन ली के एक्सीडेंट के कारण सब कुछ बिगड़ गया था। ली ने अपनी पत्नी मैरी से माफी मांगी कि वह एक अच्छा पति नहीं बन पाया, लेकिन मैरी ने उसे समझाया कि वह उसके लिए एक अच्छा पति है और उनकी जिंदगी में सबसे खास इंसान है। उसने कहा कि ली जो कुछ भी कर रहा है वह इसी परिवार के लिए कर रहा है और वे इस मुश्किल वक्त को मिलकर पार कर लेंगे। अगले दिन बैंक का एक कर्मचारी आया और ली को चेतावनी दी कि अगर उसने इस महीने की ईएमआई नहीं भरी तो उसका घर जब्त कर लिया जाएगा। ली ने भरोसा दिलाया कि वह अगले महीने ईएमआई चुका देगा, क्योंकि उसे कंपनी से अच्छा बोनस मिलने वाला है। लेकिन कंपनी में फर्स्ट नंबर की पोजीशन अब स्टीवन ने ले ली थी, जो डेनी के जाने के बाद सबसे ज्यादा ऑर्डर ले रहा था। दूसरे नंबर पर जॉन था और तीसरे नंबर पर ली खुद। साल के आखिरी दिन इन तीनों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही थी। वे आधी रात तक डिलीवरी कर रहे थे और जैसे ही 12 बजे का समय करीब आया, इनके पास सिर्फ एक आखिरी ऑर्डर बचा था। जो भी इसे पहले पूरा करेगा कंपनी का टॉप परफॉर्मर कहलाएगा। लेकिन उस वक्त ली जब लास्ट डिलीवरी करने जा रहा था तो उसकी टक्कर एक ट्रक से हो गई। मुंह से खून निकल रहा था, फिर भी ली उठा और अपनी डिलीवरी जारी रखी, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए उस पैसे की जरूरत समझता था। दूसरी ओर स्टीवन भी अपनी आखिरी डिलीवरी कर रहा था, लेकिन इमारत के लिफ्ट खराब होने की वजह से उसे 70वीं मंजिल तक पैदल चढ़ना पड़ा। वह अपने ऑर्डर में देर हो गया और ली ने इस बात को समझ लिया। अंत में ली नाइट क्लब पहुंचकर अपना लास्ट ऑर्डर पूरा करता है। उसने परिवार को कॉल किया और बताया कि वह कंपनी का टॉप परफॉर्मर बन गया है। कुछ महीने बाद कंपनी में पुरस्कार समारोह था। ली ने अपनी स्पीच में कहा कि जब उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था, तब इस काम ने उसे फिर से खड़ा किया।
दुनिया चाहे इस काम को छोटा समझे, लेकिन उसके लिए यह काम और परिवार का सहारा बन गया। उसने कहा, मैं इस काम का बहुत आभारी हूँ और आप सबसे बस इतना कहूँगा कि अपनी डिलीवरी सुरक्षित तरीके से करें। इसके बाद हम देखते हैं कि ली ने बड़ा घर छोड़कर साधारण जिंदगी चुनी। उसने अपने सारे कर्ज चुकाए और अपने पिता की सेहत भी सुधर गई। यह सब उसकी मेहनत और लगन का नतीजा था। एक बड़ी कंपनी भी ली की शॉर्टकट वाली ऐप से प्रभावित हुई और उसे अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। हालांकि अब ली की जिंदगी सामान्य हो गई थी, लेकिन जो सबक उसे मुसीबतों ने सिखाए थे वे उसके साथ हमेशा बने रहे। उसने जाना कि जिंदगी को सरल तरीके से जीना चाहिए और परिवार की खुशहाली से बड़ी कोई चीज नहीं होती। और इस तरह ली की कहानी यहीं समाप्त होती है।